Hello everyone, welcome you all on Clariflix platform. Today we are starting new subject DOM, which is helpful for 5th semester student of GTU. Also this course helpful to other university student as 90% syllabus is same. In today's lecture we will discuss about what is dynamics of machinery and their application area. So here I start with what is dynamics of machinery. Mainly, dynamics of machinery consists two words. One is dynamics and another one is a machinery. Now, what do you mean by dynamics? A branch of mechanics that deals with forces and their relation primarily to the motion. इसका मतलब क्या है कि मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच कि जिसके अंदर फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं वो, और वो फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है उसके बारे में स्टडी की जाएगी, उसको बोलते हैं डायनामिक्स। अब आप सब ने घर पे डोर तो ओपन किया ही होगा। जब आप डोर ओपन करते हो तो डोर को एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और ओपन करने के टाइम आप फोर्स लगाते हो। वो फोर्स की वजह से डोर ओपन हुआ, मतलब कि डोर मोशन में है, तो वो भी एक डायनामिक्स ही है। नाउ अनदर वर्ड, मशीनरी. What do you mean by machinery? Machinery is defined as a mechanical device or the part that keeps something working. अब ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मशीन और मशीनरी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मशीन आप सभी ने देखे होंगे आपके घर पे, जैसे हम ले लें वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, व्हीकल है, वो सब मशीन है। पर वही मशीन के अंदर, जैसे कि मशीन वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर रहा हुआ ड्रम जब स्पिन करता है, व्हीकल है उसके अंदर रहा हुआ इंजन जो वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रहा हुआ कंप्रेसर वर्क करता है। तो जब ये वर्किंग जो डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस कोई मशीन के अंदर, वो कौन है? मशीनरी उसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, इंजन दिखाया हुआ है और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है, जिसमें पिस्टन है वो अप एंड डाउन मोशन करता है, मतलब मैकेनिकल डिवाइस इज वर्किंग। सो ये क्या है? मशीनरी है। पर इसका मशीन कौन है? तो व्हीकल जो है वो इसका मशीन हो जाएगा। नाउ मूव टू एप्लीकेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। अब एप्लीकेशन क्यों सीखनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमेशा एप्लीकेशन होती है वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है, और कोई भी सब्जेक्ट लर्न करने से पहले आपको उसकी एप्लीकेशन एरियाज पता होते हैं तो वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि एप्लीकेशन पता है उसका मतलब क्या है, आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो और कहाँ पे ये सब्जेक्ट यूज़ होने वाला है वो पता चल जाता है। सो माई हियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन, विच को स्क्वेयर ड्यूरिंग स्विंग एट हाई स्पीड। मतलब कि चाइल्डहुड के टाइम में आप सब प्ले गार्डन गए होंगे, मतलब आपने बहुत झूले भी झूले होंगे। पर आपने जब झूले झूलते हो और वो भी हाई स्पीड से, तब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका झूला ओसिलेट तो होता है, मतलब कि आगे पीछे तो जाता है, पर इसी के साथ वो शेक भी करने लगता है जब आप हाई स्पीड से कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? और इवन जब वो शेक करता है तो पास में रखा झूला उसको भी टच होने के चांस होते हैं, या कोई रोड है उसको टच होता है, और कई बार तो गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी झूला को प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो समय पे वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेती है। पर जब आप हाई स्पीड पे झूला झूल रहे हो और कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका जो झूला होता है वो शेक करने लगता है। अब ये क्वेश्चन वो भी आपके चाइल्डहुड से ही रिलेटेड है, और उसके साथ वो प्ले गार्डन से भी रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑन विच प्रिंसिपल सीसो वर्क्स। अब आप समझिए कि आप सीसो पे बैठे हो और सामने कोई बड़ा इंसान आपके सामने आ जाए, जैसे कि जंबो जंबो जितना वेट का कोई इंसान बैठेगा तो क्या होगा? आप ऊपर की ओर उठ जाओगे और आपको गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। पर जब सेम बॉडी के दो इंसान और सेम वेट के दो इंसान सामने बैठे हैं तो क्या होगा? दे विल इंजॉय हैप्पीली सीसो, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? जब भी दो इंसान का वेट सेम है उसकी वजह से सीसो पे बैलेंस बना रहता है और वो लोग इंजॉय कर पाते हैं।
पर जब जंबो जैसा मोटा इंसान आपके सामने बैठ जाएगा तो उसका वेट बढ़ जाता है और आपका वेट कम है, तो बैलेंस क्रिएट नहीं होती है। उसकी वजह से वो आप ऊपर की ओर उठ जाते हो और जंबो नीचे की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सीसो है वो बैलेंस बोला जा रहा है, वो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ये बैलेंस किस तरह से रखा जाए, क्यों रखना चाहिए, इसकी ये एप्लीकेशन डोम में आपको पढ़ाई जाएगी। अब आप सभी ने व्हीकल चलाया होगा और व्हीकल चलाने के समय आपने कुछ नोटिस किया होगा, जैसे कि वाई डज व्हीकल फ्लिप बाय वन साइड एट अ टाइम ऑफ टेकिंग अ टर्न। जब आप स्पीड से चला रहे हो और व्हीकल टर्न ले रहे हो, वो समय पे फ्लिप हो जाता है और गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो व्हीकल है उसका सीओजी है वो टर्निंग के पॉइंट पे चेंज हो जाता है, जबकि आपकी बॉडी स्ट्रेट रहती है और उसका जो सीओजी है वो वहीं पे रहता है। उसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है और वो मूवमेंट की वजह से गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये बात है व्हीकल की। जब आप रेसिंग में देखी होगी तो जब वो हाई स्पीड पे टर्न ले रहे हैं रेसर, वो समय पे वो खुद भी झुकते हैं। ये झुकने की वजह यही है कि वो गिर ना जाए, मूवमेंट क्रिएट ना हो और वो सीओजी को बैलेंस कर पाए। जब ये कार के लिए एप्लीकेबल हो जाए तो क्या होता है, कार के लिए सिर्फ सीओजी अकेला वर्क नहीं करता है, पर कार ने कौन सी रेडियस पे टर्न लिया है वो भी मैटर करता है। ज़्यादा रेडियस होगी तो भी फ्लिप होने के चांस बढ़ जाते हैं। एरोप्लेन्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि एरोप्लेन्स है जब मूव करते हैं तो उसको टर्न लेना है लेफ़्ट या राइट साइड, तो वो किस तरह से ले। तो ये चारों चीज़ें जब आप स्पीड पे टर्न ले रहे हो एज अ व्हीकल, रेसर, कार और एरोप्लेन, ये सभी जगह आपको गायरोस्कोपिक इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से टर्न लेना चाहिए, कौन सी स्पीड पे लेना चाहिए, कौन सी रेडियस पे लेना चाहिए। तो ये भी डोम का ही पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ सिंगर ब्रेक अ ग्लास? हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। आप सभी ने म्यूज़िक की बहुत सारी टाइप सुनी होगी, जिसमें से वन ओपेरा म्यूज़िक। ये ओपेरा म्यूज़िक में सिंगर इतनी हाई फ्रिक्वेंसी से म्यूज़िक करते हैं कि जिसकी वजह से ग्लास ब्रेक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी ग्लास बना है वो ग्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो सिंगर की फ्रिक्वेंसी से कम होती है, और ये फ्रिक्वेंसी जब मैच हो जाती है और बढ़ जाती है वो समय पे ग्लास ब्रेक हो जाता है। और ये एक वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है, जिसको आप वाइब्रेशन के डायनामिक्स ऑफ मशीनरी में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़े जाएंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी फील लेस जर्क इन स्पोर्ट कार कंपेयर टू अ नॉर्मल कार? आपको क्यों ऐसा होता है कि आपको झर्क कम लगा जब आप स्पोर्ट्स कार में बैठते हो और नॉर्मल कार में ज़्यादा लगता है? तो कोई भी दो कार ले लीजिए, जैसे कि मैं बोलेरो और वैगन आर ले रही हूँ। जब भी कोई बम्पर आएगा तब आप ये फील करोगे कि बोलेरो जो है उसके अंदर आपको लेस झर्क फील होता है, जबकि वैगन आर के अंदर आपको ज़्यादा झर्क फील होता है। ये झर्क क्यों आपको लगता है? क्योंकि जो उनकी जंपर सिस्टम है, जिसको टेक्निकली लैंग्वेज में हम डैम्पर सिस्टम बोलते हैं, वो कम होती है। जिसकी डैम्पर सिस्टम जितनी ज़्यादा उतना वो वाइब्रेशन को रजिस्ट कर पाता है। तो बोलेरो में और स्पोर्ट्स कार जो है उसमें डैम्पर सिस्टम इतनी अच्छी होती है कि जो भी वाइब्रेशन आ रहा है उसको सामने रजिस्ट कर लेता है। तो ये जो रजिस्ट करते हैं वाइब्रेशन को, उसको भी आप डायनामिक्स ऑफ मशीन में पढ़ने वाले हो। अब हम आगे की ओर न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ डज अ पंचिंग मशीन वर्क? मैं यहाँ पे किसी को पंच मारने की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी को गिराने की बात कर रही हूँ। मैं मैकेनिकल डिवाइस पंचिंग मशीन की बात कर रही हूँ। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी कोई मेटल प्लेट है उसमें ड्रिल करना है या होल्स करने हैं, वो समय पे पंचिंग मशीन वर्क करता है। पर जब कटिंग का समय होता है, जब होल करना है, वो स्ट्रोक में ज़्यादा टाइम लगता है और उसी के साथ ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। पर ये कभी आपने सोचा कि ये ज़्यादा एनर्जी आती कहाँ से है? क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक में तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़े समय के लिए ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है? तो उसके लिए
एक स्टोरेज डिवाइस आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लाईव्हील। ये डिवाइस एनर्जी को स्टोर करता है और आपको जब ज़रूरत होती है वो समय पे वो प्रोवाइड करता है। तो ये फ्लाईव्हील भी डायनामिक्स ऑफ मशीनरी में आप पढ़ने वाले हो। सो हियर द मोस्ट फेवरेट थिंग ऑफ दिस जनरेशन, प्लेइंग गेम्स। बट आपने कभी सोचा कि हाउ द सेंसर ऑफ मोबाइल वर्क्स ड्यूरिंग गेमिंग बाय शेकिंग हैंड्स? नहीं, क्यों भाई? मतलब कि सिर्फ हाथों के मूवमेंट से आपकी गेम में कार लेफ्ट से राइट चली जाती है, राइट से लेफ्ट चली जाती है, जंप करने लगती है ऊपर नीचे। तो ऐसा क्यों होता है? इवन आप जब कभी फ़ोन खरीदते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ था कि ये फ़ोन के पास गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट सेंसर अवेलेबल है, इसके अंदर ये इफ़ेक्ट है। जिस तरह से आप पढ़ते हो रैम दी गई है, इतना मेगापिक्सल का कैमरा तुम्हारा है, इसी तरह से सेंसर भी होता है। तो ये सेंसर है वो एक डायनामिक्स ऑफ मशीनरी की एप्लीकेशन है, गायरोस्कोप, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ हाथों की मूवमेंट से गेम आप आसानी से खेल पाते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप सब फिल्म देखते होगे और उसमें भी स्पेशली फाइटिंग वाली और आर्मी वाली लाइक उरई जैसी मूवीज़ आप देखते होगे। तब आपने ये नोटिस किया होगा कि वाई डू सोल्जर्स टेक सपोर्ट ऑफ देयर शोल्डर्स वाइल फायरिंग? मतलब कि फायरिंग के समय शोल्डर जो अपने सोल्जर्स है वो शोल्डर्स पे क्यों गन रखते हैं? ऐसे क्यों पैर में ही पकड़ के ऐसे सपोर्ट लेके नहीं कर लेते? क्योंकि जब भी आप गन से फायरिंग कर रहे हो वो समय पे फोर्स प्रोड्यूस होता है और गन है वो वाइब्रेट भी होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि आपका जो सामने रखा हुआ टारगेट है वो मिस हो सकता है। तो ये जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करना है, रजिस्ट करना है, उसके लिए आप लोग शोल्डर का सपोर्ट लेते हैं। इन कंटिन्यूस फायरिंग के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको शोल्डर के पास रख के करना है, क्योंकि इतना झर्क प्रोड्यूस होता है कि वो रिस्टोरिंग झर्क आपका शोल्डर सह लेता है और डैमेज भी नहीं होने देता है और इजीली आप अपने टारगेट पे वर्क कर पाते हैं। अभी मेरी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी सोल्जर्स से ही रिलेटेड है। आपने क्या कभी देखा है कि सोल्जर्स को अलाउड नहीं करते हैं मार्च करने का ब्रिज के ऊपर? लाइक वाई आर सोल्जर्स नॉट अलाउड टू मार्च ऑन ब्रिज? क्योंकि आपने जब भी सोल्जर्स को मार्च करते हुए देखा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि उनका हाथों का और पैरों का मूवमेंट है वो सेम रहता है, मतलब कि एक साथ होता है, जिसकी वजह से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं वो ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी होगी कि ब्रिज कोलैप्स हो जाए। नहीं, ऐसा रियल में बन चुका है वर्ल्ड में, ताकोमा ब्रिज कोलैप्स। इसका आपको ज़्यादा जानना हो तो गूगल सर्च कीजिए, ये रियल एग्जाम्पल है कि जहाँ पे सोल्जर्स मार्च कर रहे थे और ब्रिज को कोलैप्स हो गया था। इन अर्ली डेज यू हैव सीन पेंडुलम वॉच जो टिंग टोंग करके ऑसिलेट होता है। उसको देखकर कभी ये सोचा ऑन व्हाट प्रिंसिपल अ पेंडुलम वर्क्स? व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज इट्स स्विंग? द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम किस प्रकार से होती है? इन अ स्टार्टिंग वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, बाय रिस्टोरिंग दिस फोर्स इट ऑसिलेट। मतलब कि जब स्टार्टिंग में आपने फोर्स अप्लाइड किया वो फोर्स की इफेक्ट जब तक रहेगी तब तक पेंडुलम ऑसिलेट करता है, मतलब कि एनर्जी उसकी जब तक कंजर्व रहेगी तब तक वो वर्क करता रहता है। पर जब फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई किया जाए तो सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, कंटिन्यूसली आप उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो उसकी वजह से क्या होगा, पेंडुलम ऑसिलेट करेगा विथ हाई स्पीड। और ये जब हाई स्पीड पे ऑसिलेट करता है तो सिर्फ ऑसिलेट नहीं पर वाइब्रेशन भी क्रिएट करेगा। तो ये भी वाइब्रेशन का ही एक पार्ट है जो हम डोम में पढ़ने वाले
अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि लाइक आप सब मैनी पीपल वेंट टू अ डीजे नाइट एंड सनबर, पर उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, घर में भी आपने म्यूज़िक बजाया होगा तो भी आप जान सकते हो कि वाई डज फर्नीचर वाइब्रेट व्हेन म्यूज़िक इज़ टू लाउड। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी म्यूज़िक बजाते हो विथ हाई वॉल्यूम तो आसपास रखी हुई सारी चीज़ें वाइब्रेट होने लगती है। इसके पीछे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रोल प्ले करता है जो हमें वाइब्रेशन की ओर ले चलता है। सो देयर आर सो मैनी क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड विच इज़ रिलेटेड टू डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। सिर्फ आपको आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और आप बहुत सारी डायनामिक्स ऑफ मशीनरी की फाइंड एप्लीकेशंस कर सकते हो। अब हम आपकी सिलेबस की ओर चलते हैं। डायनामिक्स ऑफ मशीन G2 का सिलेबस, मेनली ये आपका जो सिलेबस है वो 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बट एक्चुअली दे आर ओनली 5 टॉपिक्स। लाइक फर्स्ट चैप्टर इज फर्स्ट टॉपिक डायनामिक्स ऑफ फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म। ये चैप्टर के अंदर हम मैकेनिज्म के ऊपर कौन सा फोर्स किस तरह से लगता है, उसकी वजह से कौन सा मोशन होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इन द सेकेंड चैप्टर टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील, ये चैप्टर के अंदर कैसे कोई डिवाइस एनर्जी स्टोर कर सकता है और ये एनर्जी कैसे लीड करेगी कोई और मशीन को चलाने में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर एंड थर्ड टॉपिक बैलेंसिंग, ये चैप्टर आप लोगों को कोई इंजन है तो उसमें कौन से किस तरह से वेट रखना चाहिए कि जिसकी वजह से बैलेंस बना रहा है व्हीकल का, आपका ऑटोमोबाइल का, या कोई भी चीज़ है प्लेन में रखनी हो तो वो किस तरह से रखी जाए कि वो बैलेंस रहे और मोमेंट क्रिएट ना करे और रोटेट ना हो। चैप्टर एंड फोर्थ टॉपिक इज गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि शिप है, हमारी एरोप्लेन है, वो कार है, उसको जब हमें टर्न लेना है तो कौन सी रेडियस पे लेना चाहिए, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ना है तो मूवमेंट किस तरह से लगनी चाहिए, कौन से प्लेन में होना चाहिए। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन चैप्टर, these 3 chapters is only on one topic, vibration. In the fifth chapter we will study free vibration and damped free vibration, in which only one external force apply in the starting of the vibration and what will happen we will study in this chapter. In the sixth chapter force damped vibration, ये चैप्टर के अंदर हम कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई की वजह से कितना वाइब्रेशन होता है उसके बारे में स्टडी की जाएगी। एंड इन द लास्ट चैप्टर क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अ शाफ्ट कि शाफ्ट कभी कोई दो चीज़ के बीच में रोटेट कर रहा है तो वो किस तरह से बैंड होगा और कितने टाइप की उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगी उसके बारे में। अब आप सबको हो रहा होगा कि इतना सब कुछ सिलेबस बता दिया, अब हमें रेफरेंस। So I hope you enjoyed this session and we will meet on Thursday. See you soon. Thank you.